हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लाइबिलिटीज का मीनिंग, प्रोविजंस का मीनिंग, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का मीनिंग, कॉन्टिंजेंट एसेट्स का मीनिंग फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स इन योर चैप्टर कॉल्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सिंपल यूनिट है तो हमें यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं करने हैं। जैसा आपको पता ही है, इन योर क्वेश्चन 1 विच इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, वहां जो ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। देन स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि what is the difference between provisions and contingent liabilities, what is the meaning of contingent liabilities, right? ठीक है, तो चलो जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, ध्यान से देखना, ये जो वर्ड्स है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो आपको लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का मतलब पता ही है क्लास 11-12 से भी, बट क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए। यहाँ पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 फॉलो कर रहे होते हैं, तो योर वर्ड्स दैट यू यूज शुड बी नाइस ना, इसलिए आप ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। लाइबिलिटीज क्या होती है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट मतलब अभी लाइबिलिटी है, अभी हमें पैसे देने हैं, जैसे अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं या बैंक लोन को रीपे करना है। सो इट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। जैसे मैंने पहले पास्ट में कोई क्रेडिट परचेजेस की होंगी तो उसकी वजह से अब मुझे क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। मैंने पास्ट में बैंक से लोन लिया होगा तो उसके लिए अब मुझे बैंक को रीपेमेंट करनी है, राइट? सो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट इट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। प्लीज इसको ध्यान से समझे। यहां पर लाइबिलिटी की सेटलमेंट के लिए आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी वुड रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ना ये भी जो वर्ड्स हैं ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पिक किए गए हैं, तो ट्राई टू मेमोराइज दीज। इसका मतलब तो यही है कि इसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा जिससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब बेसिकली पैसे आपके जाएंगे। So settlement of a liability results in an outflow of resources embodying economic benefits. तो अभी तक क्या बातें डिस्कस की, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, सेटलमेंट से आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देन इसे हम लाइबिलिटी की तरह ऑफ कोर्स शो करते हैं बैलेंस शीट में, या तो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी या तो करंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, बैंक लोन को रीपे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल दीज आर लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद अब प्रोविजन क्या होता है, तो प्रोविजन भी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, ये भी अराइज करती है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कई बार वर्ड यूज होता है प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब हाई चांस है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। यहाँ पे भी आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कितना अमाउंट आपको देना होगा वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन अमाउंट है जिसे आप रिलायबली मेजर कर सकते हो विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कितना पैसा देना होगा ये अनसर्टेन है, बट इसे हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नॉट विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वो तो होगा कि 100% हम सही अमाउंट बताएंगे, नहीं, यहाँ पे अमाउंट अनसर्टेन है बट इसे हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, नॉट विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे प्रोविजन हम बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए कि हमें लगता है कि कुछ डेटर्स हमें शायद पैसा नहीं देंगे, या प्रोविजन हम बनाते हैं टैक्स के लिए, या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो इन सभी में जो अमाउंट है वो अनसर्टेन होता है बट उससे हम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। बट क्या ये 100% सही अमाउंट होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तभी तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की यहाँ पे हमें एस्टिमेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रोविजन भी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसके लिए वर्ड प्रोबेबल भी यूज होता है। दिस ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। इट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। जैसे मेरे कुछ डेटर्स अराइज हुए थे पहले क्योंकि मैंने क्रेडिट पे सेल्स की थी, अब मुझे लग रहा है कि उन डेटर्स में से कुछ डेटर्स शायद पैसा नहीं देंगे, सो अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। यहाँ पे आई वुड रिपीट, अनसर्टेन अमाउंट होता है बट उसे हम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। और प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते हैं, दिखाते हैं ना प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्योंकि प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज अ लाइबिलिटी, या कई बार एसेट में से ही माइनस करके दिखाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का अगर बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग बताना हो, जैसे क्लास 11 में देखते थे कि ऐसी लाइबिलिटीज जो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी, पैसे देने भी पड़ सकते हैं, नहीं भी, डिपेंड करता है फ्यूचर में पता लगेगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई। अब थोड़े से बेटर वर्ड्स यहाँ पे देख लिए जाए तो ये है एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। वैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी ये होगा नेक्स्ट पॉइंट में, बट इस पॉइंट को समझाऊं तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। देन ये भी पास्ट इवेंट से अराइज होती है, ये कंफर्म होगी फ्यूचर में ऑन द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ये क्रिस्टलाइज होगी, फ्यूचर में ही पता लगेगा कि यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। मतलब किसी ने हम पे केस किया हुआ है, बट अभी केस चल रहा है, मैंने हार नहीं मानी है, केस अभी चल रहा है, तो दिस इज अ कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। अगर मैं केस हार जाती हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ कॉम्पनसेशन पे करनी पड़े। सो क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, अभी आपने माना नहीं है। देन अनदर एग्जाम्पल कुड बी बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। जैसे आपके पास एक बिल रिसीवेबल था, आपने बैंक के पास जाके वो डिस्काउंट करवा लिया। अब ड्यू डेट पे बैंक जब ड्रॉई के पास जाएगा और अगर ड्रॉई पैसे ना दे तो बैंक आपके पास आएगा, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अभी जब तक बिल की ड्यू डेट नहीं आई तब तक ये आपके लिए कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है। हो सकता है अराइज हो सकता है अराइज ना हो, फ्यूचर में पता लगेगा। कब पता लगेगा? जब बिल की ड्यू डेट आएगी और अगर ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया तो बैंक मेरे पास आएगा। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी। किसी ने लोन लिया है बैंक से, मैंने गारंटी दी है कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो आई विल पे। ठीक है, तो ये भी मेरी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी हो गई। अगर उसने पे नहीं किया तो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे मेरे अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, मेरा कोई कस्टमर था, आई सोल्ड सम गुड्स टू हिम, बट वो गुड्स डिफेक्टिव थे या कुछ उनमें प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझ पे केस कर दिया। तो इट इज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, क्योंकि मैंने उसे पास्ट में गुड्स सेल किए थे। तो इसका ये मतलब हो गया, कंफर्म होगा या क्रिस्टलाइज होगा, फ्यूचर में ही पता लगेगा ऑन द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। और वो जो फ्यूचर इवेंट्स है वो मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं है, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। देखो कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में है, जैसे केस चल रहा है मेरे अगेंस्ट, तो मैं अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी कि केस हम जीत जाएं। तो कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में है, बट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, राइट? तो ये आप पॉइंट्स लर्न करेंगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स विल बी कंफर्म्ड ऑन द occurrence or non-occurrence of uncertain future events which are not wholly within the control of the enterprise। ठीक है, देन contingent liability में ही ये पार्ट ए है आपकी डेफिनेशन का और ये पार्ट बी है। वो कह रहे हैं कि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी कई बार पॉसिबल ऑब्लिगेशन की जगह प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। तो ये लाइन पढ़ के तो हमें किसकी याद आ रही है? लाइबिलिटी की और प्रोविजन की। उसमें भी ये वर्ड था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। बट इसे हम लाइबिलिटी या प्रोविजन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबल नहीं है, मतलब हाई चांसेस नहीं है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेस लाइकली है। यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ये लेस लाइकली है, इसलिए हम इसे लाइबिलिटी या प्रोविजन की तरह नहीं दिखा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हम इस अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे। तो या तो प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा, या तो हम इस अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे लाइबिलिटी या प्रोविजन की तरह नहीं दिखा रहे, इवन दो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट इज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। ठीक है, ट्राई टू डिफरेंशिएट। मैं आपको एक बार फिर से पीछे ले जाती हूँ। यहाँ पे हमने बोला था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, यहाँ पे पक्का पक्का सेटलमेंट के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और जो अमाउंट है वो भी हमें पता है, सर्टेन है अमाउंट। यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स,
यहाँ पे अमाउंट अनसर्टेन है बट उसे हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। और यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, बट इसको हम लाइबिलिटी या प्रोविजन नहीं मान रहे हैं क्योंकि प्रोबेबल नहीं है या लेस लाइकली है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, या फिर यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई ऐसा ट्रू फॉल्स वो आपसे पूछते हैं कि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी हमेशा एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन ही होती है, ट्रू और फॉल्स, तो आप कहेंगे फॉल्स। कई बार ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। Another important point contingent liability से related जो आपको ध्यान रखना है, it fails to meet the recognition criteria, मतलब इसे हम liability की तरह बैलेंस शीट में recognize नहीं करते। जब आप डिफरेंस लर्न करेंगे प्रोविजन और contingent liability के बीच में, which is very important, आपको अच्छे से लर्न करना है, उसमें हम प्रोविजन में लिखते हैं दैट प्रोविजन मीट्स द recognition criteria, प्रोविजन को हम recognize करते हैं बैलेंस शीट में, बट कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब इसको हम एक प्रॉपर लाइबिलिटी अभी नहीं मान रहे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसे हम डिस्क्लोज करते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते बट इसे हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। नाउ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वर्ड रिकॉग्नाइज में और डिस्क्लोज में, जिसका मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी फर्दर इन द वीडियो। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे हम प्रोविजन को क्यों दिखाते हैं बैलेंस शीट में? फॉलोइंग विच प्रिंसिपल? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं कॉन्टेंजेंट एसेट पर। कॉन्टेंजेंट एसेट पर वैसे तो ये सिंपल ही हो गया, ये एक पॉसिबल एसेट है, जैसे कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, ये भी पास्ट इवेंट से अराइज होता है। यहाँ पे भी कंफर्मेशन आएगी फ्यूचर में आफ्टर द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। जो फ्यूचर इवेंट्स पूरी तरह से एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, मतलब कुछ पैसे आने की संभावना है यहाँ पे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर देते हैं कई बार। अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। यहाँ पे बच्चे इस लाइन को पढ़ के कहते हैं क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, ये तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी होता है, बट द आंसर इज नो। यहाँ पे जो कंपनी है वो क्लेम को परस्यू कर रही है, मतलब क्लेम पाने की पूरी कोशिश कर रही है, एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, यानी यहाँ पे कंपनी ने, एंटरप्राइज ने किसी पे केस किया हुआ है और एंटरप्राइज क्लेम पाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्लेम को परस्यू कर रही है। तो अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लेम मिलेगा तो ये एक कॉन्टेंजेंट एसेट है। ठीक है, सो अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग, मतलब आप क्लेम पाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, तो ये कॉन्टेंजेंट एसेट है। ओके, अब कॉन्टेंजेंट एसेट को हम नोट्स टू अकाउंट्स में भी शो नहीं करते प्रूडेंस की वजह से, क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि if there are possible losses you provide for it, but if there are some future incomes तो you do not provide for it, you do not disclose them। तो इसे हम notes to accounts में भी नहीं दिखाते, इसे हम दिखाते हैं in the reports of the approving authority। जैसे कंपनी के केस में approving authority होती है board of directors, तो we disclose it in the report of the board of directors। तो इसे हम नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाते, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाते। एक बार रिपीट करते हैं, ये पॉसिबल एसेट होता है, पास्ट इवेंट से अराइज होता है। पास्ट इवेंट्स तो अब आप समझ ही सकते हो कि पास्ट में किसी ने मेरे साथ धोखा किया होगा, फिर मैंने उस पर केस कर दिया और अब वो प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस, और हो सकता है मुझे क्लेम मिले। सो पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, इसकी जो कंफर्मेशन होगी वो फ्यूचर में ही होगी आफ्टर द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। वो जो इवेंट्स हैं वो अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ये भी कीवर्ड्स हैं इसके। जो वो इवेंट्स हैं वो पूरी तरह से एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, और इसे हम डिस्क्लोज करते हैं इन द रिपोर्ट्स ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। इन केस ऑफ द कंपनी, अप्रूविंग अथॉरिटी इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखो, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हम डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में नहीं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं एज नोट्स टू अकाउंट्स। बट
अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिमोट है, मतलब ना के बराबर है, जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है, इस केस में आप कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को अगर डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो एक बार देख लीजिए, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिमोट। ठीक है, चलो देन AS 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमें ये सारी बातें बता रहा है, प्रोविजंस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टेंजेंट एसेट्स के बारे में। वैसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई टोल्ड यू। और इन AS की बात करें तो 37, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 एंड इन AS 37 they talk about provisions, contingent liabilities and contingent assets. Then now this is one of the MCQs, ध्यान से देखना। In the financial statements, contingent liability is recognized, not recognized, adjusted. आंसर है not recognized। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि हम इसे डिस्क्लोज करते तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपको रिकॉग्नाइज बोलना चाहिए, बट नहीं। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक वर्ड है रिकॉग्नाइज और एक वर्ड है डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब इसको हम लाइबिलिटी नहीं मानते, एक नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं मानते, तभी हम कह रहे हैं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं as notes to accounts. So there is a difference between recognition in financial statements and disclosure in financial statements. वैसे इसकी भी एक एक्सेप्शन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि एक केस में हम contingent liability को डिस्क्लोज भी नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो कौन सी एक्सेप्शन होती है? when the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote, यानी ना के बराबर चांसेस है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड प्लीज लाइक द वीडियो। सो अभी बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं CA फाउंडेशन से रिलेटेड, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।